हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, आज भी हमारा रहेगा पार्ट 8, जो कि 2025 में जो यूपीएससी ने अपना पेपर लिया था प्रीलिम्स का, उसको भी हम डिस्कस करें, जो कि अभी हमारा सेट ए चल रहा है। सेट ए डिस्कस कर रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें तो सारे सेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बस क्वेश्चन की जो सीरीज होती है वो ऊपर नीचे होती है। जैसे अगर आप सेट ए की बात करो तो ऊपर से आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिल जाएगी, सेट बी में देखोगे तो आपको जियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री पहले देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से सेट, हर एक सेट में क्या रहते हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे रहते हैं। वैसे क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा। तो आज हमारा पार्ट 8 रहने वाला। ऑलरेडी हमने इसके 7 जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि जो हमारा प्रीलिम्स का जो पेपर डिस्कशन है उसको हम पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करेंगे। एक ही बार में हम 3-4 घंटे में पूरी वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी एक स्ट्रेटेजीज बना लेते हैं कि पर डे आपको 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन अगर आपको सिर्फ सॉल्व करना है, तो अगर आप 5 क्वेश्चन के लेकर के भी चलते हो कि आपको डेली एनी हाउ 5 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जिस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे लाइक यूपीएससी है, पीसीएस है, एनडीए है, एसएससी है, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अगर पर डे आप मिनिमम 5 क्वेश्चन पीवाईक्यू के अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप एस्टिमेट लगा के देखो, आपको एक मंथ का क्वेश्चन होता है 150 क्वेश्चन पर मंथ। और वही चीज़ अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका मंथली जो ईयरली होगा वो कितना ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आएगा। तो आप मिनिमम लेके चले ताकि वो आपका रेगुलर चलता रहे, ताकि स्किप ना हो। जैसे मान लीजिए आज आपने 100 लगा लिया, 15 दिन बाद लगा रहे 10, फिर 20 दिन का गैप, तो इस तरीके से कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। तो आप स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन ही लीजिए, मतलब ना कम नंबर रखिए, क्वेश्चन नंबर रखिए, बट उसको आप डेली सॉल्व कीजिए। तो इससे क्या रहेगा, आपकी जो प्रिपरेशन है वो हमेशा सही डायरेक्शन में चलती जाएगी। और मैं पीवाईक्यू इसलिए प्रेफर रिकमेंडेड कर रहा हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करते हो तो इससे ये पता चल जाता है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछता है, क्या कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे अगर आप यूपीएससी के एग्जाम को एनालाइज करो तो वो हमेशा कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछता है, रटा रटाया नहीं पूछता। उनका जो मेन फोकस होता है वो कॉन्सेप्ट, जिस स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इजीली क्वेश्चंस को क्या करेगा, अटेम्प्ट कर लेगा। जैसे आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट 8 के अंदर में, क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43, 47, 48, 49 एंड 50, ये क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को बता दूं, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं भी पता रहता है। वो जब, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनको जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो यही आता है कि आखिर स्टार्ट हम कहाँ से करें। उससे पहले उन स्टूडेंट्स को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिनका प्रीलिम्स इस बार क्लियर हो गया। प्रीलिम्स का एक रिजल्ट आ चुका है, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ या क्लियर नहीं कर पाए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये बहुत टफ एग्ज़ाम होते हैं। आप अपनी जर्नी नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट कीजिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आपको अपनी कमियां निकालनी पड़ेगी, फाइंड आउट करना पड़ेगा और वर्क करना पड़ेगा, अगर आप नेक्स्ट ईयर चाहते हैं कि आपका भी प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाइड हो। वैसे सबका मोटिव रहता है कि पूरा यूपीएससी एग्ज़ाम हमें क्रैक करना है, क्योंकि हमारा मोटिव ही यही है कि भाई जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, कि हमारा वो एग्ज़ाम प्रॉपरली क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, मैं यही रिकमेंडेड करूँगा कि जो रिजल्ट आया, जैसा आया, उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट कीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, मीन्स आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें और 2025 एंड 2024 की बात करें कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया, इससे आपको ये भी एक एस्टिमेट लग जाएगा, और एक आपको सब्जेक्ट की ओवरव्यू पर लग जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। अगर हम 2025 की बात करते हैं तो इस बार जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन,
पॉलिटी की से 15 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 14, साइंस एंड टेक से 15 क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमिक्स से 21 और करंट अफेयर से 13 क्वेश्चन पूछे गए। अब इस सब्जेक्ट को एनालाइज कीजिए। अगर आप 2025 की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक्स से, जियोग्राफी से, पॉलिटी से और हिस्ट्री से। अगर आपने ये सब्जेक्ट भी अगर आपने कंप्लीट किया होगा ढंग से तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई फिक्स्ड था या फिक्स है, जिन्होंने भी किया होगा। यही चीज़ अगर आप 2024 में एनालाइज कीजिए तो इन्वायरमेंट से 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी से 15, जियोग्राफी से 18, साइंस एंड टेक से 13, इकोनॉमिक्स से 14 और करंट अफेयर से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स की पेपर की बात करें ना, उसमें आपको 2 पेपर देखने को मिलेगा। एक जीएस का देखने को मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, दूसरा आपको देखने को मिलेगा सीसेट जिसमें आपको कितने क्वेश्चन होते हैं, इसमें होते हैं 80 क्वेश्चन। दोनों होते हैं आपके कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के। और जो सीसेट का पेपर होता है ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 33% लाने होते हैं। और वहीं पे अगर हम सीसेट की बात करें तो इसके लिए आपको क्या है, कट ऑफ लिस्ट के अंदर में आना पड़ता है। तो अगर आप अपना जो टारगेट है प्रीलिम्स का वो 110 से लेकर के 120 तक लेके चल रहे हो तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना फिक्स्ड है। जैसे आप लास्ट 5 ईयर का अगर आप कट ऑफ देखो तो 90 से मतलब 95 से ऊपर नहीं गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप 110 से 120 के बीच का लेके चलिए। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ लिखा वो जनरल कैटेगरी का लिखा है और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ हाई जाता है वो जनरल कैटेगरी का ही जाता है। जैसे अगर हम 2024 की बात करें तो 87.98 मार्क्स, 2023 में बात करें तो 75.41 मार्क्स, 2022 की बात करें तो 88.22 मार्क्स, और 2021 की बात करें तो 87.54 मार्क्स और 2020 की बात करें तो 92.51 मार्क्स गया था कट ऑफ। तो एस्टिमेट आपको क्या पता चल रहा है कि जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ लिस्ट जाता है वो 95 से अंदर अंदर में है। मैंने 110 और 120 का टारगेट इसलिए बोला था ताकि अगर इन केस कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगा तो इससे ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, इसी के बीच में रहेगा। तो अगर आप इतना टारगेट लेकर के चल रहे हो तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना फिक्स्ड है। और मैं ये भी रिकमेंडेड करूंगा कि आपको सीसेट इग्नोर नहीं करना है, आपको साथ साथ में सीसेट लेकर के भी चलना है। सीसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो दोनों सब्जेक्ट को आपको लेकर के चलना है साथ साथ में। एक चीज़ और याद रखिए, प्रीलिम्स के पेपर में, प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है वो सिर्फ आपके लिए नहीं, हर एक स्टूडेंट के लिए वो क्वेश्चन हार्ड है। तो आपको हार्ड क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इजी और मीडियम क्वेश्चन पे। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और एक क्वेश्चन अगर आपका गलत जाता है तो 0.66 आपका क्या होता है, नेगेटिव मार्क्स जाता है। तो उस गलत क्वेश्चन करने से बेटर है आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिस पे आपका पकड़ अच्छा है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, जिसके बारे में आपकी नॉलेज है, ताकि आपकी जो पॉसिबिलिटी है प्रीलिम्स क्वालिफाई होने की वो हमेशा ज़्यादा रहे। तो आपको पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आप ओनली 55 से लेकर के 60 वो क्वेश्चन आप सिर्फ अटेम्प्ट कीजिए जिसमें लगता है कि आपका क्या हो प्रीलिम्स, मतलब आपके जो आंसर हैं वो क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने। और ये जो क्वेश्चन की जो रेंज है वो आपका किसमें, इजी और जो मीडियम क्वेश्चन है, यानी कि जो ना हार्ड है ना इजी है, इसी में आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। यही चीज़ आपको प्रीलिम्स में क्या करके चलना है, फॉलो करके चलना है। क्योंकि प्रीलिम्स का मार्क्स कहीं ऐड नहीं होता है, जो आपकी रैंकिंग आती है उसमें कहीं ऐड नहीं होगा। आपकी जो रैंकिंग में जो मार्क्स ऐड होते हैं वो सिर्फ आपका मेंस और इंटरव्यू का होता है। तो प्रीलिम्स आपको बस किसी भी तरीके से क्वालिफाई करना है और आपकी जो असली मेहनत होगी वो मेंस और इंटरव्यू के लिए होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। जैसे वहाँ पे मैंने ऊपर में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मेंशन करते हैं जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन नंबर से आपको ये
अंदाज़ा लग गया होगा कि ये सब्जेक्ट कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम हिस्ट्री की भी बात करें ना, तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन से सब्जेक्ट्स निकल के आते हैं? एक निकल के आता है आपका एशियंट हिस्ट्री, दूसरा मॉडर्न, तीसरा इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट, जो कि आपका मॉडर्न में कवर हो जाएगा। वो पॉलिटी के लिए आपको IR और M लक्ष्मीकांत कवर होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में आप रमेश सिंह और NCERT फॉलो कर सकते हैं। जियोग्राफी के लिए आपको क्लास 6 से 12 तक की और जो भी आपको स्टैंडर्ड बुक में फॉलो करना है आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन नंबर आज बताए हैं उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चंस किया है, अलग अलग पार्ट में डिस्कस कर लिया। देखिए रिसेंटली बीच में सीरीज में जो हमारा डेली प्रैक्टिसेस था वो नहीं आ पाई। रीज़न इसका क्या था कि अभी मेरे रिसेंटली एग्जाम चल रहे हैं, तो जिसके वजह से मेरा टाइम अभी वहाँ चला जाता, तो अभी मैं टाइमली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। देखिए जैसे ही मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब हम अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको रखेंगे, और साथ में हम जुलाई से अपना क्या करेंगे, एक कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा मेन टारगेट होगा 2026 में अपना सिलेबस को कंप्लीट करना, ताकि हम 2026 का अटेम्प्ट दे सके। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है किसके बारे में, अल्टरनेटिव जो पावर ट्रेन व्हीकल्स होते हैं उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपके पास क्या है, 3 स्टेटमेंट दिए गए और 3 स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ये समझिए कि अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स है वो क्या होते हैं। तो ये ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो ट्रेडिशनली लाइक जो पेट्रोल और डीजल से चलने की जगह पे वो किसके बेस पे चलते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि अलग सोर्स पे चलते हैं, तो उसे हम अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स से जो चलता है तो उसी को हम कहते हैं अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। जैसे हमारा EV मींस इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि किससे चलता है, बैटरी पे चलता है। वहीं पे अगर हम हाइब्रिड व्हीकल की बात करते हैं तो ये किस पे चलता है, पेट्रोल और बैटरी दोनों का उपयोग करता है चलने के लिए। फिर अब बात करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ये व्हीकल्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं CNG पे चलने वाले व्हीकल्स, तो ये वो व्हीकल्स होते हैं जो किसके अंडर में आते हैं, अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स के अंडर में आते हैं। तो होप सो इसकी डेफिनेशन आपको पता चली होगी। अब आप इसके बेसिस पे क्या कर सकते हो, अपना स्टेटमेंट जो दिया गया है उस पर आप अपना राइट आंसर निकाल सकते हो। जैसे पहला स्टेटमेंट में कहा गया है कि फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बन जाता है। अभी मैंने बताया कि अल्टरनेटिव पावर सेंटर व्हीकल्स में क्या है कि हमारा EV भी आता है, यानी कि बैटरी से चलने वाला व्हीकल। दूसरा मैंने बताया था, देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि इसमें वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल होते हैं यानी कि हाइड्रोजन गैस से चलने वाले व्हीकल्स होते हैं, तो दूसरा भी हमारा सही है। तीसरा बात करते हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक, जो हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं यानी कि ये इनको चलने के लिए पेट्रोल और जो बैटरी दोनों का यूज करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस बेसिस पे जो हमारा राइट आंसर निकल के आता है वो निकल के आएगा ऑप्शन C, यानी कि ऑल द 3। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है UAVs। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात करें तो इसके रिगार्डिंग में हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब 3 स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप सबसे पहले ये समझिए कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए अगर हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात करें तो ये एक ड्रोन होता है या एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जो बिना पायलट के उड़ता है, मतलब इसमें उसको उड़ाने के लिए पायलट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसको हम मेनली किससे कंट्रोल करते हैं, रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। और इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज हम डिफेंस में करते हैं, जैसे कि कहीं पे अटैक करने के लिए या किसी पे निगरानी करने के लिए या अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम इसका यूज सिर्फ डिफेंस में नहीं, एग्रीकल्चर में भी करते हैं। जैसे कि अगर हमें फील्ड पे क्या करना हो, जैसे केमिकल या हमें कोई दवाई अगर छिड़कना हो तो उसमें भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। फिर जैसे जो डिजास्टर्स आते हैं, डिजास्टर्स होते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। लाइक जैसे फूड प्रोवाइड कराने के लिए या हम मेडिसिन प्रोवाइड कराने के लिए जहाँ पे ह्यूमन का पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है।
डिलीवरी के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और जो आर्मी मिशन होता है, मिलिट्री मिशन, उसमें भी हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना था तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि ऑल टाइप्स ऑफ अनमैरिड एरियल व्हीकल्स कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। मतलब क्या ये जितने भी जो हमारे यूएवी व्हीकल्स हैं वो क्या वर्टिकल लैंडिंग करते हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो क्वाड कॉप्टर्स यानी कि जैसे कुछ सिर्फ कुछ ही होते हैं, बाकी आपको क्या देखने को मिलेंगे जो कि मतलब इन शॉर्ट ये समझिए कि सारे भी जो हमारे ड्रोन्स होते हैं वो वर्टिकल लैंड नहीं करते। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट कहा गया ऑल टाइप ऑफ अनमैंडेड एरियल व्हीकल्स कैन डू ऑटोमेटेड हॉवरिंग। तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, फिक्स्ड विंग्स वाले नहीं, मतलब सारे फिक्स्ड विंग वाले नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है ऑल टाइप्स ऑफ अनमैरिड एरियल व्हीकल्स कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर। तो जी नहीं, सिर्फ बैटरी का ही यूज नहीं किया जाता है, कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जिसमें अदर फ्यूल्स का भी यूज किया जाता है। तो हमारे ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर निकल के क्या आएगा, ऑप्शन डी निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, ना कि इनकरेक्ट। एक चीज और, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप पहले ये जरूर देख ले कि आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। यही चीज अगर करेक्ट की जगह पे इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, सी हो जाता। बट यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या किसके रिगार्डिंग में पूछा गया, यानी कि यहाँ पे आपके पास 4 एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं और उनमें से बताना है कि हाउ मैनी ऑफ द एबव यूजुअली मेक अ बैटरी कैथोडोस। अब बैटरी कैथोडोस क्या होता है ये समझिए। अगर हम बैटरी कैथोडोस की बात करें तो बैटरी का वो पार्ट होता है जहाँ पे रेडिएशंस का जो प्रोसेस है वो होता है और इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, वहाँ पे ग्रहण किया जाता है। जैसे रिचार्जेबल बैटरी, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी में होता है। वहीं पे अगर हम कैथोडो की बात करें तो कैथोडो में आमतौर पर लिथियम एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। लिथियम जो धातु है के ऑक्साइड होने से जो यानी कि अगर हम बात करें जो लिथियम एलिमेंट है जब वो ऑक्साइड होते हैं तो उसमें से हमें क्या देखने को मिलता है, LiCO2 देखने को मिलेगा। फिर क्या देखने को मिलेगा, LiFePO4 देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपको क्या है उसमें देखने को मिलेगी। तो ये जो बैटरी है, बैटरी की जो एनर्जी कैपेसिटी है और जो उसकी जो लाइफ टर्म है उसको वो क्या करता है, तय करता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपसे पूछा गया था। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमारे पास पहला क्या आता है, कोबाल्ट, दूसरा आता है ग्रेफाइट, तीसरा आता है लिथियम, चौथा आता है निकल। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ना, तो ग्रेनाइट नहीं देखने को मिलेगा। तो सिर्फ पहला, तीसरा और चौथा। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर बन जाता है वो बन जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे एलिमेंट है जिसका यूज किसमें किया जाता है, बैटरी कैथोडोस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 47 में क्या है, आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए, तो 3 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। और 3 स्टेटमेंट पता है किसके रिगार्डिंग में दिया गया, ये दिया गया है एक सेमीकंडक्टर के नाम, जो हमारा सेमीकंडक्टर है ना उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सेमीकंडक्टर कैसे, यहाँ पे जो हमारे ही कंट्री के एक साइंटिस्ट है, यानी कि जिनका नाम क्या था, मनोज राणा फर्स्ट, उन्हीं के नाम पे था ये क्वेश्चन। अब देखिए अगर हम बात करें जो मनो राणा है, एक मनो राणा फर्स्ट एक इंडियन स्वदेशी रूप से क्या थे विकसित सेमीकंडक्टर चिप है। इसमें भारतीय रक्षा क्षेत्र और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए विकसित किया गया था। हालांकि इस नाम की जो चिप का कोई भी अभी जो प्रमुख जो सार्वजनिक रिकॉर्ड है वो नहीं है, बट फिर भी आपसे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन पूछा गया था।
तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट कहा गया है मनोज राणा फर्स्ट चिप क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा गया है कि इसे AWS यानी कि अगर हम अमेजोन सर्विसेज की बात करें, अमेजोन वेब सर्विस, तो उसमें इसका जो यूज है वो इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, अमेजोन वेब सर्विस के द्वारा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे सही नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट कहा गया कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ये एक हिस्सा है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो देखिए यहाँ पे ना आपको दिया गया था एलिमिनेशंस वाले ऑप्शंस। एलिमिनेशंस वाले ऑप्शंस में बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपको एक स्टेटमेंट भी अगर मालूम है तो उसके बेसिस पे आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे देखिए आपको पता हो कि जैसे दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो जिसमें ऑप्शन 2 है उसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सीधा सीधी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो एलिमिनेशन मेथड में ये वाला बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम इस वाले ऑप्शंस की बात करें ना, इसमें आपको क्या होना चाहिए, सारे ऑप्शंस मालूम होने चाहिए, तभी आप इसका क्या कर पाओगे, राइट आंसर दे पाओगे। बट एग्जामिनर ने थोड़े से पैटर्न चेंज कर दिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 48 किसके रिगार्डिंग में पूछा गया है। तो इसमें आपके पास दे रखा है मोनोकोलिनल एंटीबायोटिक्स के रिगार्डिंग में आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए। अब इन 3 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। उससे पहले समझते हैं कि हम ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है वो क्या है। अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात करें तो ये एक ही प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो प्रतीक्षा कोशिका मीन्स बी सेल द्वारा बनाई गई एक ऐसी एंटीबॉडीज होती है। इसकी जो फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग में आपके पास क्या है, 3 स्टेटमेंट दिया गया है। तो जैसे जैसे कि इसमें पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि दे आर मैनमेड प्रोटीन्स, ये मैनमेड प्रोटीन्स होते हैं। तो ये इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, सही है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें स्पेसिफिक एंटीजेंस से बाइंड करके इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं कि जो निफ जैसे वायरस के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए और तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें कहा गया है नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर, यानी कि कोई भी वायरस जो ओशियन वाटर उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो कि समुद्र के पानी में मीन्स जो ओशियन का वाटर होता है उसमें वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यानी कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं करता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि अगर हम बैक्ट्रोफेजेस की बात करें तो ये क्या करता है, इसको इन्फेक्ट करता है। तो ये भी आंसर हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि नो वायरस कैन चेंज द सेल। तो जैसे इसमें कहा गया था कि चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट सेल। अब इसका मतलब क्या है, इसमें ये कहा गया था कि कोई भी वायरस जो है वो क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता है अपना ट्रांसक्रिप्शन इन होस्ट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा इसका, जब तीनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में आपके पास क्या है, 3 स्टेटमेंट दिए गए और तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है।
जैसे कि अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह पॉल्यूशन को हटाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब यहाँ पे देखिए किसकी बात किया जा रहा है, यहाँ पे बात की जा रही है जो एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड अल्टरनेटिव टूल टू रिमूव पॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे बात किसकी की गई है, जो हमारा एक्टिवेटेड कार्बन है उसकी बात की जा रही है कि यहाँ पे ये पॉल्यूशंस को रिमूव करने के लिए क्या है, एक अल्टरनेटिव है। तो इसका जो राइट मतलब पहला स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और हैवी मेटल को क्या कर सकता है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि जो कार्बन रिच एनवायरमेंटल वेस्ट होते हैं से इसको क्या है, बनाया जाता है। तो हमारा तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें भी हमसे क्या पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, मीन्स आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए का मतलब है कि बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड क्या है हमारा वो करेक्ट है, और बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन फर्स्ट, और दोनों का जो सही एक्सप्लेनेशन है वो क्वेश्चन नंबर मतलब सॉरी स्टेटमेंट फर्स्ट के द्वारा क्या है, किया गया था। तो ये था इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस क्या है डिस्कस करे थे। आज की जो मेनली क्वेश्चंस थे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आज हमने डिस्कस नहीं करे थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46 एंड 51, 52 एंड 53 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।